Coronavirus or COVID-19 is not temporary. हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के ऊपर, जिसने हम स्टूडेंट्स की लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, साथ में हमारे पेरेंट्स पे भी। हमारी यार प्लेसमेंट्स रुकी हुई हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम, कॉलेज एडमिशन, सारी चीज़ें एक हॉल्ट पे आके रुक गई हैं। तो ये चीज़ कब तक चलने वाली है और कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर हैं, मिस्टर प्रेम भंडारी एंड डॉक्टर रेखा भंडारी, ये यार लेजेंड्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा सुनें क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर जो आपके मिस्टर प्रेम भंडारी हैं यार, ये आपके चेयरमैन हैं जेपर फुट यूएसए के, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ है आपके डिसेबल्ड लोगों के लिए। एंड वहीं पे अगर डॉक्टर रेखा भंडारी मैम की हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क में अभी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और रूट लेवल पे हॉस्पिटल्स में ये देख रही हैं इस वायरस के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको ये मैनेज कर रही हैं। डॉक्टर रेखा भंडारी जी को एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा ऑनर अवार्ड होता है फॉर इमिग्रेंट्स, एंड लोगों को मिला है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। साथ में आप में से काफ़ी लोगों के पास यार एक छोटी सी जॉब अपॉर्चुनिटी भी होगी, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा रेखा जी के साथ काम करने का, और ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आप सबसे ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि ये कोविड-19 जो वायरस है, ये बाकी वायरसेस से कैसे अलग है? जैसे 2009 में हमारा H1N1 आया था, हमारा इबोला आया है, बाकी वायरसेस थे। तो ये किस सेंस में इसका आउटब्रेक हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस हम लोगों को समझ में आ रहा है, दिस इज एन आरएनए वायरस, बट इसकी विरुलेंस है, द वे इट अटैक्स, इट इज एक्सट्रीमली स्लिपरी वायरस and extremely unpredictable virus, which is what we have seen. जैसे हम मीडिया में सुनाई दे रहा है, जिसे elderly population को affect करता है. No doubt elderly population को it is affecting severely, but we are also seeing someone from 20-year-old 23-year-old whom we lost unfortunately yesterday in our hospital, to my oldest patient who was 101-year-old. So, but majority of the casualty, of course, seniors में हो रही है, but it is an extremely unpredictable virus. और जिस तरीके से spread हो रही है, you know, it's not a regular kind of spread. It is even though human to human transmission है for sure, there is droplet transmission. Lot of theory behind whether it is airborne, उसका substantial evidence नहीं है, but उसके वजह से this has become a significant problem. And the timeline is so short and the casualties are so high. अच्छा मैम, इसमें एक चीज और है, जैसे कि चाइना इसका मेनलैंड था, पर अब वहां पे अगर हम ग्राफ्स देखते हैं उनके, तो उन्होंने काफी ज्यादा सडनली कंट्रोल कर लिया है। प्लस एक और चीज थी, वहां पे रिकवरी रेट बहुत ज्यादा थी, जो कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, काफी डेवलप्ड नेशन है, या आप वर्ल्ड का कोई भी नेशन ले लें, उधर जितने भी लोग अफेक्टेड हैं उसमें से बहुत एक कम परसेंटेज है जो रिकवरी हो पा रही है, बहुत स्लो। वहीं पे चाइना में मेजॉरिटी केसेस रिकवर हो गए हैं। सो ये बात कितनी एक्यूरेट है और इसके पीछे रीजन क्या है? So we truly don't know. We have to believe China. Correct? हम लोग काफ़ी theories चल रही है about reporting and stuff. We still, if you have to be objective, we'll have to trust by the face value of a country reporting. हो सकता है सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है थोड़ा डिले हो, बिकॉज यू नो वुहान में हुआ था, देयर वाज अ विसल ब्लोअर, ए डॉक्टर यू नो ब्रॉट इट आउट, एंड वो सब रूमर्स और सम फैक्ट्स के अलावा वी ट्रूली डू नॉट नो वेदर दैट वाज ए ट्रू नंबर ऑफ कैजुअल्टी. ओके, सो एक तो वो है. दूसरा थॉट प्रोसेस बिहाइंड है, द वायरस हैज़ few strains or few mutations already. Could it be a possibility? Can be. You know, जैसे जिस तरीके से चाइना से when it came to the European countries, it had become so virulent, or we saw so much of mortality in Italy. And now we are seeing it in the United States. Whether it is a mutated strain or multiple strain of COVID-19, or is it truly an inaccurate reporting from China? But we know that you know, westernized countries were more transparent in their reporting for sure. ब्रेक आया तो इन द मंथ ऑफ फरवरी ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी, ज्यादा लोग इतने अवेयर भी नहीं थे। फिर मार्च आता है, मार्च फर्स्ट वीक में तो इंडिया में भी बहुत कम केसेस थे, एंड ऑल्दो इंडिया ने अभी भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है इसे,
सो अब हम जब यूएस देखते हैं या चाहे बाकी कितने भी नेशंस हो गए, ये एकदम से स्प्रेड हो रहा है। तो क्या हम इसे और जल्दी रोक सकते थे? और जैसे कुछ नेशंस हैं, हमारा इंडिया खुद ये बहुत अच्छे से कर रहा है। तो क्या-क्या चीज़ें हैं नेशन स्पेसिफिक जो कि हम और लोगों से सीख सकते थे या फिर जो हमें करनी चाहिए थी? When India called in that lockdown, they called in pretty early on, even before the takeoff of the graph. So that could be the most crucial decision that the governance must have done, in my opinion. क्योंकि देखिए आप हम पूरा world, we have the best of healthcare in United States and we are proud about it, right? जैसे but we were little too late in segregating, social distancing बोलते हैं, और when we are talking about 6 feet rule, and यहाँ पर तो अभी तक लॉकडाउन तो अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि the government is very concerned about the financial burden also, but still you saw the whole lot of casualty because the recommendation came too late. और इंडिया की एक और, I mean there's lot of theory behind it. One, the main thing is social distancing, that is proven right now, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, now we are fast forward 6 weeks after the first case in New York, we are seeing the flattening of curve. मतलब नया we are not recognizing new patients as much as we saw 6 weeks ago. We are not seeing as many deaths as much as 6 weeks ago. So जो peak हो चुका है, and we are calling it as flattening the curve. You hear it constantly in the international media, flattening the curve. So the graph of India is not steep. जैसे by now, जैसे United States की graph of parallelly compare करे और Italy का parallelly compare करे by the day and the time, both the countries had a very steep curve already, and it was showing the dangers which it's going to peak. But Indian curve is pretty very slow takeoff. So एक तो वो है early lockdown announcement, and actually I have to commend the public also who listened to it. Correct? I mean, people could have, majority of the public मान के चले, they followed the recommendation. And also India, I think the weather is with the India right now, in my clinical opinion. I have no research to support it, but in my clinical opinion, I know the multiplication of the virus might be a little slower in hot weather. So that helped, and there's a lot of other theories that herd immunity हो सकता है population में, maybe BCG है, tuberculosis prevention के लिए BCG देते हैं, immunization वो है. So but all said and done, the one which we know which has helped is the lockdown and people staying at home. नेक्स्ट ये आता है कि जो थोड़ी पॉपुलेशन जो कि अफेक्ट हो चुकी है इस वायरस से या फिर आने वाले टाइम में होने वाली है, तो ऐसे में हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें बेड्स कितने हैं, और स्पेशली जैसे जो आपके रूरल एरियाज होते हैं वहां पे इतने आपके वेंटिलेटर्स भी नहीं है, फैसिलिटीज भी नहीं है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं है। तो ऐसे में आप एक इतना बड़ा नेशन जिसकी इतनी डेंस पॉपुलेशन है, आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स कैसे एक रूरल एरिया में जाके उन्हें हेल्प कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या कुछ अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रहे हैं हम, या कुछ कर सकते हैं इस एरिया में? Actually, that's a very good question. I've not been asked. Right now, what we can do from the rural area, I can really comment on Indian infrastructure because I don't have the deeper knowledge. But I can just say that, at least make sure that prevention is the key, as well as, let's say, if the patient gets the symptom, because abhi tak treatment is all in trials. If they get the symptoms, make the emergency room and the beds available for COVID patients only. क्योंकि उनको अगर मिक्स करने लग जाएंगे ना, क्योंकि रेगुलर पेशेंट्स जो हार्ट जो चेस्ट पेन से आएंगे, स्ट्रोक से आएंगे, so then we are going to cause a big spread of the infection. ओके मैम, अनदर थिंग, जैसे कि हमारा जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था, तो नेशंस ने अपने बहुत ज्यादा जो फाइनेंसेस थे वो वॉर वेपन्स पे लगाए थे। अब सिमिलरली क्या हम कह सकते हैं कि अब जो हमारी ये न्यू सेंचुरी है, इसमें जो नए वेपन्स हैं वो वायरसेस जो हैं ये एक नया थ्रेट है। सो ऐसे में क्या हम यूं बोल सकते हैं कि मेडिकल में एक नया एरा स्टार्ट हो गया है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या नेशंस बहुत ज्यादा अब अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस डोमेन में, और क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें लेने होंगे? क्या अब वो एरिया टाइम आ गया है जब हमें मतलब सबको पहन के जाना पड़ेगा, घर में सब फोबिक हो जाएंगे, सैनिटाइजर लगा रहे होंगे, एंड
अब आपके पास एक एक्सेस होगी डॉक्टर की हमेशा घर के पास, क्या 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 चीजें हम करने वाले हैं? So, you know, it's a very interesting question. You're right. You know, it really makes you think pragmatically. जैसे 100 years ago Spanish flu आया था, right? It was the biggest pandemic worldwide and it took so many lives, correct? उसके बाद thankfully there was influenza vaccine and you saw a better response. So you know, wearing the mask, and ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ, कोरोना वायरस और COVID-19 is not temporary. We the scientist and Dr. Anthony Fauci है, who is the advisor for coronavirus task force at the White House for President Donald Trump. He is one of the most respected authority in the field of immunology and epidemiology. Even him and his team has accepted that it's going to be a cyclical. वापस ठंड में ये cycle तो होती रहेगी, but the impact of the virus would not be as devastating as now, क्योंकि we are expecting some kind of immunity to be, you know, developed amongst the population. जैसे, I mean, it's slow and steady. Population will start getting immune, and then, you know, you will not see the devastation that it has done, you know, so far. So, but रही बात अभी mask तो अभी immediate near future, yes, mask is going to be one of the accessories for all of us. You know, it is going to be something we will continue to recommend, क्योंकि आज सुबह या maybe yesterday CDC का director announced that be prepared for COVID-19 outbreak again in the fall and winter in the United States, and expected to cause equal amount of devastation even in this fall. So that we have to be prepared until the slow immunity develops and the vaccine is out. And I believe the vaccination has gone, they've fast forward in the United States, they've fast forwarded and gone into phase 2 trials. And I think, in my opinion, we should have the vaccination, if everything goes right, in 2021. अभी हम phase 2 में, फिर phase 3 और उसके बाद 2021. अब हमारे पास वैक्सीन आ गई है, तो ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम सबसे पहले ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड हैं उनके पास पहुंच रहे होंगे, बट ये वैक्सीन पूरी ग्लोबली प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने और हर हॉस्पिटल में पहुंचाने में कितना ड्यूरेशन लगता है? क्या हमें उस टाइम को भी काउंट करना चाहिए? क्या उस दौरान भी हमारे केसेस तो डेफिनेटली आ ही रहे होंगे? जैसे H1N1 है, 2009 में स्टार्ट हुआ था, अभी भी हमें कुछ केसेस मिलते हैं। तो सिमिलरली ये जो वैक्सीन है ग्लोबली पूरी वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए, वो कितना ड्यूरेशन हम मान सकते हैं? So I think the vaccination, once it is manufactured, I'm sure the pharmaceutical companies will be able to scale it for the global need. But however, post vaccination, when the immunity gets better, you would not see that kind of mortality that you're seeing. Okay, ma'am. Another thing जो काफी बच्चे जानना चाहते हैं, स्पेशली जो अभी 11th 12th में और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी बच्चे हैं जो कि फाइनल ईयर में थे और उनकी प्लेसमेंट के दौरान ये COVID-19 का आउटब्रेक हो गया, उनकी प्लेसमेंट रुकी हुई है। तो अगर हम एक पिक्चर करें, अभी 2020 है, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम बहुत आगे की सोचें, जैसे 2024, सो उस टाइम इस वायरस का क्या हम पिक्चर एक इमेजिन कर सकते हैं? क्या ये एकदम हम कंट्रोल में ले चुके होंगे या कुछ अभी भी आउटब्रेक्स होंगे? इसके नेशंस पे क्या इफेक्ट हो चुका होगा, या फिर जो अभी इफेक्ट हो रहा है ये क्या तब तक लास्ट करेगा? और इस चीज पे अगर हम थोड़ा So I think, you know, I am very assured that healthcare में, you know, there would always be a discussion in healthcare history में pre-COVID era and post-COVID era, right? And you know, fortunately or unfortunately, we are living this life. जैसे pre-COVID era में हम 3 महीने पहले क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल और बेडसाइड मेडिसिन has changed forever, for sure. रही बात, you know, for the virus to last for 2024, it is I mean, it will last in the globe for sure, but the kind of devastation it has done, very, very, very unlikely. Very unlikely, in my opinion, because I think once the vaccination is out, once the clinical trials of the medications are out, and we are not too far, by the way. We are not too far. We call it as compassionate treatment or anecdotal or clinical trials.
double randomized clinical trials. It's on the way, and they're not too far away from coming up with a good combination of treatment. So 2024 tak it will be there, and everyone will think, "अरे खांसी जुकाम हो गया, हम ठीक है." So that's what I envision it, and I hope I'm right. 25th अभी रेड अलर्ट एरिया है. 2021 हम एक तरह से येलो लाइट एरिया समझ सकते हैं. थोड़ा सा अभी भी होगा, लोग डरेंगे घर से बाहर जाने में, पर वैक्सीन होगी तो जाएंगे भी लोग एक तरह से. एंड बाय द एंड ऑफ 2021 हम मान सकते हैं कि इट विल बी नॉर्मल. No, I see बात नहीं है. I think, see, if you follow the epidemiologist even here, right? Once we flatten the curve, the curve नीचे जाएगी जैसे चाइना ने किया. When they started seeing, they started opening up the finance, the regular normal way of life in a staged fashion, right? And they gave the scientists' recommendation, and it also government had to agree or they disagree, agree with which way, and that's what United States is talking about also, and I'm sure the rest of the world will follow the similar guidelines, that they will start with the most important function in their life and see how safe it is. Or stage holding, I don't think end of 2021 tak to we'll be staying in home. Not absolutely no. Maybe in this summer, dhime summer matlab June, July, they will start opening up small parts of the country. New York being epicenter as also the financial center, they will definitely will start doing. But saying that, there's a lot of work which can be done remotely, will still be supported to do remotely, so that congestion and also spread of the disease could be minimized. But nay, I'm expecting it to be at stage fashion to be opened up. Okay, ma'am. Ma'am, another question. जैसे इंडिया है, मान लो अभी हम लॉकडाउन खोलते हैं, वैक्सीन भी आ जाती है, उसके बाद भी ये डेंसली पॉपुलेटेड है, तो हमारे रूरल एरियाज में काफी लोग होंगे जो अगर उन्हें लगता है कि वो अफेक्ट हुए हैं, तो वो कैसे एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जा सकते हैं. मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था, तो आप ऑलरेडी टेलीमेडिसिन के डोमेन में काफी सालों से हैं, तो क्या आप ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहेंगे कि व्हाट इज टेलीमेडिसिन. एंड देयर वाज अनदर थिंग जो कि मुझे आपके बारे में पता चला, व्हिच वाज टेलीमेडिसिन कार्ड. सो ये दोनों क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और ये कैसे हमें बेनिफिट कर सकते हैं. So I think I have the right audience in your audience, because they will understand the millennials, and they'll understand what I'm talking. So just say there is a slight difference between telemedicine and telecart. Telemedicine could be very similar to what we are doing right now. जैसे Skype में है, Zoom में है, WhatsApp, or FaceTime, WhatsApp. So patients can reach out to the doctors as a verbal consult ले सकते हैं, and the doctors will make the decision based on what they're hearing, correct? That is your telemedicine. टेलीकार्ट एक छोटी सी डिवाइस है जो बेड साइड में रहेंगी, जैसे अगर वेदर इट्स इन द हॉस्पिटल, लेट्स से इन द रूरल एरिया जहाँ डॉक्टर्स की इतनी सुविधा नहीं है, you could have the lesser qualified person in the primary health centers. जो rural area है, they can come there, and the doctor in the tier 2, tier 3 cities can take that session remotely. जैसे let's say मैं बोलूँगी मेरा time between 1 to 5 p.m. मेरा clinic session है, but the clinic session literally is happening virtually because the telecart is in a rural area, where I can hear the lung sounds, the heart sounds, patient को examine मैं remotely कर सकती हूँ, vitals, it gets displayed on the screen, my pulse ox, pretty much I can do the physical exam, which is lost in the telemedicine where we are just talking to each other. So in my opinion, it's in United States we have done this. I myself pretty much launched it in one of my group 3 years ago. हम तो बहुत successfully किए, especially in the night time, when we need the expert opinion, junior doctors है, nurses है, उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी, so at least I am there to help them, guide them how to manage a patient. But in India, क्योंकि जो disparity है, like you're saying, the rural India and developed urban India, and the accessibility to healthcare can be bridged. And I always say this, healthcare is a human right. Right? It's not a privilege, and it should not be a privilege, because I'm living in an urban area that I have an accessibility. So
telecart, I'm not saying it will solve all the problem. It will be a major factor in bridging that gap. And I really request your audience, everyone want to be successful in their life, make financially become stable, but contribute back to मेरे लिए तो मैं बोल रही थी, this is my Karam Bhumi and that is my Janam Bhumi. At least if I can be part of to lead that kind of drive and bridge that gap of healthcare disparity, definitely, because I feel, like I said again, it's a human right, it should not be a privilege. डेफिनेटली इंडिया में तो इस चीज की काफी जरूरत है एंड साथ में जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, आपके जो बॉर्डर्स हैं वो सीज हो गए, तो ऐसे में एक डॉक्टर चाह के भी नहीं जा सकता रूरल एरिया में, तो वहाँ पे ये चीजें काफी बेनिफिशियल रहेंगी। एक सीनियर डॉक्टर से कभी भी आपको कुछ पूछना हुआ। सो इंडिया में मैम अभी इस चीज पे कितना काम हो रहा है और कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं और क्या इसमें आगे हम कर सकते हैं? क्या काम चल रहा है या अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? If I have to suggest, and that is one of my very specific focus right now, is to develop a population health platform on a technology. मतलब अगर ऐसे technology होती है, I think CDC is also looking at it, that blockchain is not new for most of the young people who understands technology. So it is something which financial world is using, but healthcare में इसकी presence बहुत minimum है. Now, why is it so important? I mean, I could have a whole spectrum of population on the platform, and I can have the birth certificate से लेके death certificate and anything in between, right? Maternal health, infant mortality, outbreaks like COVID, Zika, then I can focus on it. जैसे अमेरिका में एक बात कमी रह गई, एक बात की, वो जो हम बोलते स्केलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट फॉर डायग्नोसिस एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो इजराइल ने और आई थिंक जापान ने बहुत सक्सेसफुली किए। एक पेशेंट को उन्होंने डायग्नोस किए तो दे वेंट बैक टू द कॉन्टैक्ट्स, जो भी उस पेशेंट का कॉन्टैक्ट था, इट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एंड दे डिड इट सो सक्सेसफुली, दे हेल्प टू मिटिगेट। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहाँ से आएगा? इफ़ यू हैव अ टेक्नोलॉजी लाइक दैट, right? And if you have one specific diagnosis, even the population like India, even the governance like India can really zero in on it and contain it in that area, whether it is, let's say, typhoid, dengue, malaria. अभी तो मलेरिया नहीं रही है, इतना प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के. I'm just giving some examples. So you could have the whole spectrum of healthcare data on the technology, right from outbreaks, tropical diseases, so chronic disease burden. Urban city में chronic diseases है ना, right? You have obesity, diabetes, hypertension. So they can really measure. जो इंडिया का GDP expenditure है healthcare का is very low, right? It is very, very low. So the pandemic explained that instead of GDP to any of those resources that we spend more, whether it is armed resources, anything else, it's very important to spend on the healthcare technology and research. I would invite your audience to join me on that. In fact, I'm working on the population health data whole blockchain module, and we are very much interested into coming there. And it's if someone wants to join you, so you can actually send them my email. Whatever talent they can bring on. I mean, I can bring in my clinical. Of emails. So you can do the filter. I'll send you the guidelines. We'll say you can do the filter, and they can just be part of it, and we can, in my opinion, it can create history, and India will have the biggest advantage because they can launch on it and they can run it, because the westernized countries, उनके पास जो technology है, उस existing technology से लेके blockchain में आने के लिए they have to spend a whole lot of financial resources. आप क्या अभी देख रहे हैं? आप you are looking for software engineers who are good in blockchain, या फिर you are looking for some app developers, या फिर बच्चों को पता चल जाए what they are applying for and क्या उनके पास required skill है? So if anyone is interested in the blockchain space, and the rest of the group who is interested in population health, and the third who is volunteering to create history, let's come together and create something which is going to change the face of healthcare. एक ending दे देता हूँ अच्छी सी, and ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बच्चे सो जाएंगे.
तो एक 10 मिनट में रखते हैं। एंड थैंक यू प्रेम अंकल एंड मैम ये सारी नॉलेज शेयर करने के लिए। Welcome. Thank you very much for having me Thank over, you, Aman. and it was a pleasure, and it was one of the most interesting questions and difficult questions that I had to answer. Hopefully, I've done just some justice for your questions, and wishing you all best wishes, and be safe, be home, be safe, and stay healthy.